Good morning, class. We're going to continue our chapter 3, Kinship, Caste and Class. In the previous video, we discussed about the introduction of the chapter. And in today's video, we're going to study about different social norms that were prevailing at that time of society. But वहां पहुंचने से पहले हमें थोड़ा महाभारत के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है? तो मैं आपको शॉर्ट में महाभारत की स्टोरी बताना चाहती हूँ पहले. The center of the story is basically the right on paternal land, that was Kuru Rajya Hastinapur. It falls on the northern side of India. दो भाई हैं. Dhritarashtra is the elder one and Pandu is the younger one. टेक्निकली जो बड़ा जो एल्डर सन होता है किंग का, उसको किंग की डेथ के बाद राजा बनाया जाता है, जो हमारा मोनार्की सिस्टम होता है. लेकिन Dhritarashtra was blind. So technically a blind child could not hold the kingdom properly. So Pandu is declared as the king of Kuru Rajya. ठीक है? But the problem arises later. तो क्या होता है आगे चल के, जो पांडु है उनकी डेथ हो जाती है. जो पांडु जो राजा बने थे, जो छोटा भाई होता है पांडु, उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से धृतराष्ट्र, और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, अब और कोई भाई नहीं होता है, तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है. ओके. अब पांडव के 5, जो पांडु हैं उसके 5 बेटे होते हैं. ठीक है, ये आपने सुना होगा. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको बोला जाता है पांडव्स. और कौरव्स होते हैं धृतराष्ट्र के बेटे, जिसमें जो पहला बेटा है दुर्योधन, और बाकी 100 और मतलब टोटल 100 बेटे होते हैं. जो बड़ा भाई होता है वो है दुर्योधन. दुर्योधन बोलता है कि मेरे देखो, जो पांडव्स हैं उसमें सबसे बड़ा, कौरव्स और पांडव्स में सबसे बड़ा युधिष्ठिर है. ठीक है. तो अब ऑब्वियसली अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एल्डर ब्रदर क्या बनेगा, किंग बनेगा. तो जो हम अगर टेक्निकलिटी पे चले, सॉरी, तो वो तो युधिष्ठिर को बनना चाहिए. पर दुर्योधन बोलता है कि मेरे फादर किंग है. ठीक है, और उनका राइट बनता है क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे, तो मेरा राज्य होगा. तो ये दो सेट ऑफ जो हमारे दो कजन्स हैं, पांडव्स और कौरव, इनके बीच युद्ध होता है. किसके लिए? बेसिकली हस्तिनापुर को कैप्चर करने के लिए. फिर बीच में थोड़ा रोल द्रौपदी का भी है. पांडव्स की वाइफ होती है द्रौपदी. द्रौपदी का कुछ मीटिंग होती है सभा में, तो द्रौपदी कुछ बोल देती है दुर्योधन के लिए. दुर्योधन फील इंसल्टेड, और उससे बदला लेने के लिए वो एक गेम में इनवाइट करता है पांडव्स को, जो जिसमें पांडव्स हार जाते हैं. और वो द्रौपदी को भी बेट, मतलब बेसिकली वो बेट लगाते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं उसमें, जिसके साथ द्रौपदी की बहुत इंसल्ट होती है बहुत भरी सभा में. सब सारे किंग होते हैं वहां पे बुलाए हुए, तो उस पूरी मीटिंग में द्रौपदी को इंसल्ट किया जाता है, जिसके वजह से, जिसका बदला लेने की वजह से. तो देखो, लैंड डिस्प्यूट तो है ही, लैंड के लिए तो वो लड़ ही रहे हैं, और साथ में द्रौपदी की इंसल्ट के लिए भी वो लड़ते हैं. तो इसलिए ये महाभारत कहलाई जाती है, क्योंकि ये इसमें सेवरल रीजंस हो गए हैं. ओके. अब आप यहाँ वर्ड देख रहे होंगे, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. व्हाट इज दिस? देखो, क्रिटिकल एडिशन क्या है. महाभारत कई लोगों ने लिखी है. ठीक है, कई जो भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, जैसे राइटर्स हैं. ठीक है, महाभारत एक ऐसा बोला जाता है कि वेद व्यास जी ने लिखी है. तो सपोज अगर हम ये मान के चलते हैं कि वेद व्यास जी ने ओरिजिनल महाभारत लिखी है. ओके. उसके बाद अब जैसे मेरे पास एक बुक आ गई, तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखूंगी. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं. तो ऐसे अगर हम 4 लोग हैं, तो 4 लोगों ने वो वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ के, चारों ने अपने अपने हिसाब से महाभारत को ट्रांसलेट करके लिख दिया. पर सबके व्यूज अलग अलग हैं, तो उन सबको एक एडिशन बना देना, उसको बोला गया क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. ठीक है, ये स्टार्ट कैसे हुआ?
In 1919, under the leadership of Sanskritic person V.S. Sukhthankar, ठीक है, इंडियन संस्कृतिक थे ये, V.S. सुक्थंकर ने एक टीम बनाई, ठीक है, देयर वर मेनी पीपल, मेनी स्कॉलर्स, उन्होंने मिलके एक टीम बनाई और उनको एक टास्क दिया टू प्रिपेयर अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत. ओके, as we know, Mahabharat is the oldest epic. The copies of Mahabharat were totally handwritten, so they were actually translated in the Indian languages. ये मैंने आपको भी बताया है. ओके, तो इसको क्या है, जो ये सेवरल राइटर्स ने लिखा हुआ था, इन्होंने अपनी अपनी क्रिएशन, अपनी अपनी एडिशन इसमें लिखे हुए थे. ठीक है, अब महाभारत इज इन द फॉर्म ऑफ श्लोक्स. ठीक है, श्लोक्स क्या होते हैं, वर्सेस, जैसे कबीर के दोहे होते हैं, वैसे ही ये उसमें श्लोक्स में लिखा गया है. ठीक है, कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये क्रिटिकल एडिशन बनाया. ठीक है, अलग अलग जगह से जितनी भी मेन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी संस्कृत में, उनको स्टडी किया, उनको दोबारा पढ़ा गया, और जो कॉमन चीजें थी, जैसे हर एक पर्सन ने अलग अलग चीजें लिखी हैं, जैसे सबके थॉट्स अलग, लेकिन कुछ ना कुछ चीज तो सेम मिलेगी ना. तो ये जितनी भी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उनको उठाया गया, उनको पढ़ा गया, उसको अलग अलग कंट्री, जितने पार्ट पूरी कंट्री में अलग अलग लोगों ने मिलके वो ढूंढे, और उसके जो कॉमन फीचर्स थे वो मिलके, ठीक है, एक उसको क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बना दिया गया. ठीक है, इसको बनने में 47 इयर्स लग गए थे. ओके, ये कुछ छोटा काम नहीं है. तो 47 इयर्स लगे थे, और 13,000 पेजेस का ये पूरा प्रोजेक्ट बना. ओके, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये तो मैंने आपको बताया कि कॉमन चीजें, देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी. ऑल्सो देयर वर इनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस, लोगों के जो डिफरेंट व्यूज थे. ठीक है, ऑब्वियसली सबने जो अलग अलग लिखा हुआ है, तो हर चीज तो सेम नहीं होगी, डिफरेंस भी होगा. लेकिन क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ये जो डिफरेंट रिलीजन, रीजनल वेरिएशन कह सकते हैं हम, रीजनल, अलग अलग रीजन के हिसाब से जो अलग अलग लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ था, वो मिस नहीं किया गया. लेकिन लास्ट में फुट नोट्स में, मतलब लास्ट, जिसको अपेंडिसेस बोलते हैं हम, बिल्कुल लास्ट में कुछ पेजेस में रीजनल वेरिएशन भी मेंशन्ड है. ओके, द टेक्स्ट आर टेकन ऑन देयर फेस वैल्यू, इसके फेस वैल्यू पे लिया जाता है इसके. ठीक है, इसको. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज किनशिप एंड मैरिज. किनशिप का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब बेसिकली फैमिली. Families are usually part of larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. While familial ties are often regarded as natural and based on the blood, they are denied in many different ways. इस लाइन का क्या मतलब है, हम लोग देखो एक फैमिली टाइज से बंधे हुए हैं. ठीक है, हम कजन बोले जाते हैं या बाय ब्लड बोले जाते हैं. मैं बोलूंगी दिस इज माय ब्रदर बाय ब्लड, मतलब हम दोनों का ब्लड सेम है. कजन्स के लिए हमारा आ जाता है कि डिफरेंट ब्लड है. कभी कभी आपने सुना होगा कि वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स. ठीक है, तो ये चीज होती है. तो किनशिप इज बेसिकली आप एक ब्लड से कनेक्टेड हैं. ठीक है, वो किनशिप कहलाता है. तो किनशिप का बेसिकली और जो वर्ड है वो हम कुल यूज करते हैं, वंश यूज करते हैं, लीनिएज बोलते हैं या गोत्र बोलते हैं. ये एक वर्ड यूज करते हैं जो हम एक पूरा फैमिली या पूरा एक कुल को नाम देते हैं. ठीक है, महाभारत में आपको मैंने बताया है कि एक लैंड फ्यूड के वजह से दो पावरफुल ग्रुप्स में लड़ाई होती है, जो कि है कौरव और पांडव. ठीक है, ये एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसको हम कुरु बोलते हैं. ओके, ये एक हमने जो पढ़ा था जनपद. ठीक है, कुरु एक जनपद था. एट द एंड ऑफ द पांडव, एट द एंड ऑफ द बैटल पांडव जीत जाते हैं. ओके, और उनको जो पेट्रेनियल है सक्सेशन वो मिल जाता है, वो ऑब्वियसली अपना किंग बन जाता है, थ्रोन उनको उनको मिल जाता है. लेकिन जो किनशिप है हमारा, जो बेसिकली ये मैं टॉपिक बताना चाहती हूँ, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि पेट्रिनली, देखो पेट्रिनली का मतलब होता है कि जो आपके फादर से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी. प्रॉपर्टी से मैं इजिली समझा देती हूँ. देखो,
उस टाइम पे तो बड़े-बड़े राज्य होते थे, ठीक है? इतने बड़े राज्य अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सपोज़ मेरे फादर हैं, ओके? मेरे फादर के मेरे फादर जैसे मेरे फादर हैं, तो आफ्टर हिज़ डेथ उनकी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की हो जाएगी, ठीक है? अब तो देयर इज़ लाइक कि भई डॉटर और सन को दोनों को इक्वली मिलता है, लेकिन उस टाइम पे डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है? लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था इसमें अगर आपको याद हो तो प्रभावती गुप्ता का। ओके, प्रभावती गुप्ता का एक थोड़ा एक्सेप्शंस हो गया एज क्योंकि वो किंग क्वीन थी, ठीक है, किंग की बेटी थी तो शायद वहां पे उनके लिए एक एक्सेप्शन हो गया था। लेकिन अगर हम नॉर्मली वहां पे सोशल नॉर्म्स में जो सोशली जो वहां पे ऑर्डिनरी लोग थे वो ये सब फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। वहां पे डॉटर को उनके फादर की जो पेट्रनली कह सकते हो जो फादर की प्रॉपर्टी है उस पे कोई हक नहीं होता था। तो टेक्निकली उसमें सन का हक है। अगर सन नहीं है तो अडॉप्टेड बेटा, अगर अडॉप्टेड बेटा भी नहीं है तो उनका जो कजन हो जाएगा, अगर कजन भी नहीं है तो उसमें उनका जैसे जो किंग है, ठीक है, किंग का अगर रियल बेटा जैसे रियल बेटा है तो वो बन जाएगा, लेकिन अगर किंग का बेटा ही नहीं है तो या तो उसका ब्रदर बनता था, ठीक है, या फिर जो कजन जैसे कजन ब्रदर्स भी बन जाएंगे, ये सारी चीजें होती थी। ओके, अब जो डायनेस्टीज थी जितनी भी ये एक सिस्टम को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करती थी। कोई भी इसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में कि धर्म शास्त्र में जो लिखा गया था उसको ही फॉलो करना पड़ता था। तो जो इन इस धर्म शास्त्र में लिख दिया गया दैट वाज कंपलसरी। ये सब चीजें धर्म शास्त्र में मेंशन थी कि जो हमारे फादर का प्रॉपर्टी है उसमें विमेन का राइट नहीं होगा, जो डॉटर है उनका राइट नहीं होगा, ठीक है। द कंसर्न विद पेट्रिनरी वॉज नॉट यूनिक टू ruling families. It is evident in mantras in ritual texts such as Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including Brahmin. ये क्लियरली इसमें बोल दिया है उसने कि ये जो पेट्रनरी वाला स्टेटस था ऑब्वियसली ये गरीब लोगों के लिए नहीं था, ये किंग और क्वीन के लिए ही होता था, जो जो रूलिंग फैमिली थी, जो अमीर फैमिली थी, जिनके पास एक्चुअली में जो वेल्दी थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। गरीब लोग क्या करेंगे उसका? ओके, ओके, तो इसमें फिर हमने 3 मैरिजेस के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मैरिज हो गई एक एक्सोगैमी, एक्सोगैमी होता है विद इन अ पर्टिकुलर गोत्र में शादी करना, विद इन अ पर्टिकुलर यूनिट के अंदर शादी करना। पॉलीगैमी होता है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, जब एक से ज़्यादा वाइफ होती है किसी मैन की उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। पॉलीएंड्री बोला जाता है, अ प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, वो हमने द्रौपदी के केस में देखा है, शी हैड 5 हस्बैंड्स, ठीक है। अब रूल ऑफ मैरिज बहुत सर्टेन होते थे वहां पे। जो डॉटर थी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डॉटर का कोई भी फादर के रिसोर्स पे, ठीक है, हक नहीं होता था। वो अ, ये अभी आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए। Women were married at right time to the right person. This gave rise to the belief that Kanyadan or the gift of daughter in marriage was an important religious duty of the father. कन्यादान हम सबने सुना है, तो कन्यादान देखो तभी से चला आ रहा है और ऐसा माना जाता था कि वुमन को राइट टाइम पे विद राइट पर्सन शादी कर लेनी चाहिए। तो रूल्स ऑफ मैरिज में हमें ज्यादा नहीं करना है इस टॉपिक में, हमको 3 मैरिजेस याद रखनी है, एक्सोगैमी, polyandry and polygamy. Exogamy is when you get married outside the unit. Okay, एक पर्टिकुलर यूनिट के बाहर आप शादी करते हैं उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। और जब हम एक पर्टिकुलर यूनिट के एक सेम पर्टिकुलर यूनिट में शादी करते हैं उसको हम एंडोगैमी बोलते हैं। पॉलीगैमी होता है जब एक से ज्यादा वाइफ होती है, और पॉलीएंड्री होता है जब एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं। ओके,